दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हमने कर लिए, आधुनिक भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, उसके तहत हमने देखे थे विभिन्न चरण कि किस तरीके से इन चरणों में विभिन्न तरीके तथा उद्देश्यों के साथ अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और भारतीयों का पूरी तरीके से शोषण किया। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने इन चरणों के प्रभाव देखे थे और उस प्रभाव में हमने एक प्रभाव देखा था कृषि का। ठीक है, और उसी प्रभाव को हम कंटिन्यू करते हुए आज कृषि को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्ट करने से पहले बताता हूं कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए और यूजीसी के लिए, एसएससी और इस टाइप के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। आज हम एक और विषय पे बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है वो आपके लिए, क्योंकि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी जाएगी। एक तो ये, दूसरी चीज़, और आप लोगों को सीईटी क्वालिफाई करना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसे देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बदलाव प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले हैं। ठीक है जी, तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम सीधा बात करते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, जो आज हमारा टॉपिक है। देखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामान्य अर्थ क्या है? कि सामान्य अर्थ क्या है कृषि के वाणिज्यीकरण का? सामान्य अर्थ है कृषि को बाजार उन्मुख करना या फिर किसानों की बाजार में भागीदारी सुनिश्चित करना। आज भी हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे फोकस करें कि किसान केवल इतना उत्पादन ना करे या किसान केवल इतना ही उत्पादन ना करे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। किसान को, एग्रीकल्चर को हम एक मार्केटलाइजेशन का रूप दे रहे हैं, यानी कि उसे एक बिजनेस का रूप दे रहे हैं और किसान को हम बाजार के अनुरूप तैयार कर रहे हैं। तो ये आज भी हमारा मकसद है, लेकिन उस समय पे और आज के समय पे इसमें काफ़ी अंतर है। तो सामान्य अर्थ इसका क्या है कि कृषि का बाजार उन्मुख होना या फिर किसानों की बाजार में भागीदारी होना। अब बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। देखिए, भारतीय संदर्भ में सीधी सी बात यह है कि ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की एक कड़ी थी। ठीक है, और इसने टोटली भारतीय कृषि को नुकसान ही पहुंचाया, कोई फायदा नहीं किया। तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की एक कड़ी के रूप में इसे कहा जाएगा। कड़ी थी जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि को ब्रिटिश आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना या भारतीय कृषि को ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसे मतलब तैयार करना, इसे कहा जाएगा। ब्रिटिश आवश्यकताओं की
को प्रयोग करना। तो ये चीज है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की एक कड़ी है जिसके तहत ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय कृषि को प्रयोग करना। तो भारतीय संदर्भ में ये अर्थ है। वास्तविकता देखी जाए तो जो हम कह रहे हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण है, ये अंग्रेजों द्वारा थोपी गई एक प्रक्रिया थी, ना कि एक वास्तविक प्रक्रिया थी। बात तो ये है, ये वास्तविक प्रक्रिया न होकर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई प्रक्रिया थी। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ये कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ है कि सामान्य अर्थ क्या है, भारतीय संदर्भ में हमने क्या देखा हुआ, और ये मैंने बताया कि वास्तविक प्रक्रिया नहीं होकर यह अंग्रेजों द्वारा थोपी गई प्रक्रिया थी। अब इसके तहत कई फसलों को भारत में लाया गया और इनका उद्देश्य क्या थे, इस विषय में हम बात करते हैं कि किस वजह से भारत कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, क्या इसके कारण थे। तो इनके पीछे हम बात करते हैं कि कारण क्या थे कृषि के वाणिज्यीकरण के। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण देखिए, कारण दो थे, एक तो बाह्य कारण थे और एक आंतरिक कारण थे। बाह्य कारण और दूसरे थे आंतरिक कारण। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाह्य कारण क्या था? बाह्य कारण ये था कि ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। करण किया गया। उदाहरण अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कपास की बात करते हैं। कपास 1860 से पहले अमेरिका से मंगाया जाता था, लेकिन 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई तो वहां से कपास आना बंद हो गया। इसीलिए भारत में कपास के उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कपास 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के कारण भारत में कपास के उत्पादन पर जोर दिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया है, ना कि उनका मकसद भारतीय किसानों को समृद्ध बनाने का नहीं था। तो इस चीज को हमने इस एक फैक्ट से या एक कारण से समझने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आंतरिक कारण थे, और आंतरिक कारणों में जो सबसे पहला कारण है ब्रिटिश भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने भू राजस्व नीति तो चला दी थी, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि भू राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी और इस दर को देना किसानों के लिए ज़्यादा संभव नहीं था, और इसी वजह से किसान ऋणग्रस्तता के शिकार होने लगे। तो इसी कारण से कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया।
एक चीज, दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण ये है भारत की आंतरिक विशेषताओं के अनुरूप कृषि कार्य करवाया गया। कैसे कि अंग्रेजों ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल उगवाई। जैसे कि अगर आप बंबई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर कपास की फसल उगाई गई। संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो यहाँ पर ईख की फसल उगाई गई। बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे जूट या पटसन की खेती का कार्य करवाया गया। तो इसी को मैंने आगे बढ़ाया, जैसे कि उदाहरण बंबई प्रेसिडेंसी में कपास। इसका क्या कारण है? क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी में काली मिट्टी का एरिया है और काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त होती है। एक चीज, इसी प्रकार से संयुक्त प्रांत में ईख उगवाई गई। इसी प्रकार से बंगाल में जूट उगवाया गया। तीसरा जो आंतरिक कारण बैठता है वो ये है कि यातायात के साधनों का विकास। रेलवे का विकास हो चुका था तो भारत में रेलवे की पहुंच अब गांव तक हो गई। अब कहा तो ये भी जाता है कि मतलब पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। मैंने उद्योगों में आगे बताऊंगा कि रेलवे ने भारत के गांव तक पहुंच कर दी, यानी कि भारत में आंतरिक भागों से भी कच्चा माल लेकर आया जाने लगा। ठीक है, तो और आगे इस विषय में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अब रेलवे के कारण जो ब्रिटेन से तैयार माल था वो पहुंचाना संभव हो गया। तो इस यातायात के विकास के कारण, खासकर रेलवे के विकास के कारण, डाक एवं संचार व्यवस्था के उन्नत होने के कारण कृषि के वाणिज्यीकरण में मदद मिली। ये एक तीसरा कारण है जिस वजह से, तो ये सारे कारण थे जिस वजह से कृषि के वाणिज्यीकरण में हेल्प की। अब बात करते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण को दो चरणों में देखा जा सकता है कि पहले चरण में कुछ फसलों का विकास किया गया, यानी कि कुछ फसलें उगाई गई, उन पर जोर दिया गया, और जबकि दूसरे चरण में कुछ और फसलों पर कृषि के वाणिज्यीकरण में तीव्रता देखने को मिलती है और कुछ और फसलों के उगाने पर जोर दिया गया। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है, 1857 से पूर्व और 1857 के पश्चात। से पूर्व जैसे कि नील की खेती की जाती थी। अब ये नील की खेती किस वजह से की जाती थी? और एक अफीम की खेती की जाती थी। पहले अफीम की बात कर लेते हैं। ये दो फसलें ऐसी थी जो 1857 से पहले उगाई जाती थी, मतलब बाद में तो उगाई रही, लेकिन पहले 1857 में सबसे पहले जो खेती की गई थी कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत वो अफीम और नील की खेती थी। अफीम ब्रिटिशर्स के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट था, चीन के साथ व्यापार में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो चीज ये, दूसरी चीज मैंने बताया कि नील किस लिए इंपॉर्टेंट था? ब्रिटिश वस्त्र उद्योगों के लिए रंगाई हेतु प्रयोग किया जाता था। अगर आप उससे पहले नील देखेंगे तो वेस्ट इंडीज से नील आता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का प्रभाव वहां पे खत्म होता गया तो भारत में नील की खेती के उत्पादन पर जोर दिया गया।
ब्रिटिश वस्त्र उद्योग में रंगाई हेतु प्रयोग किया गया। पहले वेस्ट इंडीज से इसका निर्यात होता था। आयात होता था, लेकिन ब्रिटिश के प्रभाव के समाप्त होने के कारण भारत में नील की खेती पर जोर दिया जाने लगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा भी इस काल में अन्य जो फसलें थीं, जैसे रेशम, गन्ना, ये जितनी भी फसलें हैं, ये सारी की सारी फसलें 1857 यानी कि पहले चरण में कृषि के वाणिज्यीकरण के स्वरूप हुई थी। अब बात करते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण का दूसरा चरण। 1857 के पश्चात इसमें जो सबसे पहली फसल आती है वो है कपास दक्कन के क्षेत्र में उगाई जाते थे, उगाए गए। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, वही बंबई प्रेसिडेंसी वाला एरिया। दूसरी जो चीज है, जो कृषि के वाणिज्यीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो कपास थी, जिसके उत्पादन पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण फसल ये चीज है। तीसरी जो चीज है, कपास के उत्पादन पर क्यों जोर दिया जा रहा था, तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि ब्रिटिश औद्योगिक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका मतलब प्रयोग किया गया। आप देखिएगा कि जैसे सूती वस्त्र बनाए जाते थे वो कपास से बनाए जाएंगे, तो इस कारण से जो वहाँ के ब्रिटिश उद्योग हैं, जैसे कि लंकाशायर, मानचेस्टर आदि जगह पर सूती वस्त्र बनाए थे, तो उनके मतलब उनके कच्चे माल के लिए कपास की खेती भारत में करवाई गई। लंकाशायर, मानचेस्टर आदि शहरों में स्थापित वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हेतु भारत में कपास की खेती करवाई गई, और ये पहले अमेरिका में की जाती थी। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से कपास की खेती की गई। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, जूट, जिसे आप पटसन भी कहते हो। जूट या पटसन की जो खेती है वो बंगाल में करवाई गई, और जूट और पटसन जो है इसमें सबसे बड़े लेवल पर विदेशी पूंजी का निवेश किया गया। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो जूट या पटसन के लिए है, ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं के हेतु, ब्रिटिश औपनिवेशिक उद्योगों की आवश्यकताओं हेतु जूट के खेती भारत में या बंगाल में करवाई गई। पूर्ति हेतु भारत में जूट या पटसन की खेती पर जोर दिया गया। दूसरा जो कारण है, मैंने अभी बताया कि जूट या पटसन में सबसे बड़े
सबसे ज़्यादा विदेशी पूंजी का निवेश किया गया। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये था कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण में हमने अब तक जो देखा है वो अर्थ देख लिया कि कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या अर्थ है। दूसरा, क्या कारण थे कि कृषि के वाणिज्यीकरण को किया गया। तीसरा जो चीज़ हमने देखी है वो है चरण, कि कृषि के वाणिज्यीकरण के कितने चरण थे, और इसमें हमने 2 चरण देखे। पहले चरण के तहत नील तथा अफीम की खेती करवाई गई और इसके अलावा रेशम व गन्ने की खेती करवाई गई। दूसरे चरण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण फसल थी जो कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत उगाई गई वो थी कपास। उसके अलावा जूट या पटसन देखी गई। अब बात करते हैं इस कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव किसानों पर क्या पड़ा, भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ओवरऑल इसको हम देखेंगे। देखिए, वैसे तो जितनी भी नीतियां जो चलाई गई थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा, वो सारे के सारे मतलब उसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, परोक्ष रूप से बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इस सारी चीज़ को अब हम देखते हैं। पहले हम नकारात्मक प्रभाव देखेंगे और फिर हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक। जो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। एक चीज। दूसरी चीज मैंने बताया अभी कि बड़ी जल्दी कृषि के वाणिज्यीकरण में, और दूसरा ब्रिटिशर्स ने अपने लिए संरक्षणवादी रवैया अडॉप्ट किया और भारतों के जितने भी तैयार चीज़ें थी या जो कृषि थी उस पर जितनी अधिक भू राजस्व की दर देखने को मिली, शायद ही इससे ज़्यादा कहीं दर विश्व में उस समय देखने को मिली हो। तो ले देकर ये कारण क्या था, इसका जो प्रभाव था वो क्या हुआ कि इस प्रतियोगी स्पर्धा में भारतीय किसान पिछड़ गए। तो ये एक दूसरा जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारतीयों का लगातार पिछड़ जाना था, कि प्रतियोगिता में भारतीयों का टिका नहीं रह पाना। वजह यही थी कि ब्रिटिश संरक्षणवादी नीति इन्होंने अपने लिए अडॉप्ट की, और जबकि भारतीयों को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जो ये कर सकते थे वो उन्होंने किया। किसानों की दुर्दशा, नो डाउट इतने ज़्यादा भू राजस्व को तो कोई भी भुगत नहीं सकता, तो किसानों की दुर्दशा हुई। इसमें ऋणग्रस्तता आपने देखी, बिचौलियों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महाजन और साहूकारों ने इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका रक्त चूसने का कार्य किया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से नुकसान पहुंचाया। कर्जा दे देकर उसको बिल्कुल दबा दिया गया। के चुंगल के कारण। तो ये कुछ कारण हैं जो किसानों की दुर्दशा है। ऋणग्रस्तता थी, महाजन और साहूकारों के जाल में वो लगातार फंसता गया। इसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है जिसकी एक नकारात्मक भूमिका रही है वो है परंपरागत उद्योगों का पतन। देखिए, जिस समय मैंने चरण करवाए थे, मैंने कहा था भारत की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर 2 चीज़ें थी। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, और ये बात आगे हम उद्योगों में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। एक तो कृषि थी। आत्मनिर्भरता के कारण क्या था? अंग्रेजों से पूर्व आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था।
आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसके पीछे क्या कारण थे कि जो कृषि थी और दूसरा हस्तशिल्प, ये दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से कर लेते थे। ये इतना अनाज उगा लेते थे कि ये इनको भी दे सके, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और हस्तशिल्प जो थी, देखेंगे हम आगे कि बाह्य दो प्रकार के हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं, एक तो उन्नत तकनीकी, एक साधारण तकनीकी। तो जो साधारण तकनीकी थे वो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते थे। जो इनकी आवश्यकताएं थी, मान लो कपड़ा वगैरह है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये कर देते थे। तो इन दोनों के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने कभी बाहर नहीं देखा, ठीक है। बट जैसे ही इनके हस्तशिल्प का पतन स्टार्ट हुआ, इन हस्तशिल्प उद्योगों का पतन शुरू हुआ, तो उस वजह से इन लोगों ने, बेचारों ने यहाँ पर मूव करने की सोची, कृषि में जाने की सोची, कृषि पर जिसकी वजह से दबाव बढ़ा। बट कृषि में तो पहले ही हालात कमज़ोर थे, यानी कि भू राजस्व वगैरह जैसी चीज़ें आपने देखी थी कि कितना ज़्यादा था। तो इस वजह से ओवरऑल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो परंपरागत उद्योगों का पतन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो ये चार नकारात्मक प्रभाव आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जहां इतने सारे प्रत्यक्ष रूप से आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, इसके अलावा कुछ सकारात्मक, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव, इसमें जो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है, मैं ये मान रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, आइसोलेटेड थी, बट कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के पश्चात, जब अंग्रेज आए या और जो कंपनियां भारत में आई थी, जैसे कि फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगालीज आए, तो इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव देखने को मिला। ये चीज है। दूसरा, कुछ क्षेत्रों को कृषि कार्य में प्रयोग किया गया था, जो बंजर क्षेत्र थे, जिनके ऊपर कोई खेती करना संभव नहीं था, या फिर जंगल थे, उनको काट के खेती की गई। तो यानी कि कुछ जो क्षेत्र थे उनको कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया गया। ये है तीसरा जो है वो ये है कि कुछ नई फसलों का आगमन हुआ। जैसे कि इससे पहले हम ना तो नील के बारे में जानते थे कि नील कैसे उगाया जाता है, ना हम अफीम के बारे में जानते थे, ना रेशम, पटन, ये जो आपका गन्ना, जूट, पटसन, ये जितनी भी फसलें, ये अंग्रेजों की देन है। और आज हम गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पे खेती अब भी कर रहे हैं, जूट की खेती हम कर रहे हैं, पटसन की खेती कर रहे हैं, कपास हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, यानी कि कुछ नई फसलों का आगमन प्लस कुछ का उत्पादन बढ़ा। तो ये एक सबसे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि मतलब, और ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि सीमित मात्रा में सही हमने तकनीक का प्रयोग किया। तो सीमित क्षेत्र में कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लास्ट है, इस सब का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या है? अब तक हम जो भी हमारी अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी, एक दूसरे की सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। कृषि थी वो भी इसी तरीके से थी। लेकिन अंग्रेजों के आने से जो ये अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, पूंजीवादी परिवर्तन देखने को मिले, और जिसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। और आपको आगे जब हम करेंगे उद्योगों में, तो हम देखेंगे कि कुछ भारतीयों ने भी अंग्रेजों की प्रेरणा से आधुनिक उद्योग लगाए। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी परिवर्तन किए गए, परिवर्तन हुए। तो ये जितने भी हैं,
ये सारे सकारात्मक प्रभाव हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक है। इनको कोई अंग्रेजों ने मतलब यूं नहीं है कि एक सोची समझी नीति के तहत नहीं किया गया था। ये तो सीधी सी बात है, कुछ सकारात्मक भी होंगे, कुछ नकारात्मक भी होंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें सकारात्मक प्रभाव हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं। अब जो हम बात करते हैं, कुछ मतलब एक्ट लेके आए गए, ठीक है, लगान से संबंधित एक्ट लेके आए गए। वो कई बार पेपर में यूजीसी नेट में स्पेसिफिकली, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो उनको और कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मेंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूपीएससी में और पीसीएस में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, और मेंस की इसमें जीएस प्लस सब्जेक्ट के दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कमर्शियलाइजेशन की फसलें पूछी जा सकती है, कई बार ज्योग्राफी में भी ये चीज़ें पूछी जाती है, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं। तो एसएससी वगैरह में भी मैंने अभी बताया कि आजकल कोई अंतर रहा नहीं इन चीज़ों में। तो इस हिसाब से ये टॉपिक ओवरऑल मतलब दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम या एक्ट। अंग्रेजों के समय में कृषि से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन कौन से अधिनियम में क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि 1879 में पहला अधिनियम, दूसरा 1881 में दूसरा अधिनियम, तीसरा 1885 में तीसरा, चौथा 1898 में, पांचवा 1900 में, छठा 1901 में, नहीं 1900 में, 1921 में, सातवां 1926 में, और आठवां 1938 में, नौवां 1939 में। तो पहले ऑप्शन याद करें, देखिए 2 का डिफरेंस है, 82, 83, 84, 85, 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, और फिर 1921, 20, 21, 2, 1900 हो गया, सॉरी 21 और 5, 6 का डिफरेंस है। ठीक है जी, ये दोनों हमें एक साथ पेयर में रख लो, ये दोनों एक साथ, 38, 39, ये दोनों एक साथ पेयर में। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि 4 ही हैं और हमने 8 कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो सबसे पहले है, इसमें है दक्कन कृषि राहत अधिनियम। ये अधिनियम 1879 में लागू किया गया। उसके बाद दूसरा जो है 1821 में उत्तर पश्चिमी प्रांतीय कृषि अधिनियम, सॉरी लगान अधिनियम दूसरा। उसके अलावा बंगाल काश्तकारी अधिनियम, तो ये 3 हो गए, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, उत्तर पश्चिमी प्रांतीय लगान अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। उसके अलावा 1898 में मद्रास काश्तकारी अधिनियम, ये। उसके अलावा 1900 में पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट, ये किया गया। मद्रास काश्तकारी अधिनियम, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट, ये है। उसके अलावा 1921 में सॉरी अवध काश्तकारी अधिनियम, ये किया गया। उसके अलावा आगरा काश्तकारी अधिनियम, ये 1926 में लागू किया गया। उसके अलावा अब सिर्फ 2 बच जाते हैं, 38 और 39, इनको और हम देखते हैं। 38 बम्बई संपत्ति, बम्बई लघु संपत्ति धारक अधिनियम, तो ये है। उसके अलावा यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939। तो ये टोटल हैं जितने के हैं कि 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम, एक उत्तर पश्चिमी प्रांत अधिनियम। अगर आप इसको मैप पे थोड़ा सा प्लॉट करें तो ये और भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाला, तो दक्कन का मतलब ये वाला, पहले पे ये, दूसरे पे ये, मोटे तौर पे बंगाल, तीसरे पे ये, मद्रास चौथे पे ये, पंजाब पांचवें पे ये, अवध ये, आगरा ये, ठीक है, बम्बई यहाँ पर, और यूपी यहाँ पे। तो इसको मैपिंग पे थोड़ा सा प्लॉट करके याद करें तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। तो ये थे सारे के सारे। तो इस प्रकार से हमने जो चरण थे उसमें पहला जो प्रभाव था कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हमने समाप्त कर दिया। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कि उद्योगों पर इसका ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें मोटिवेशन देता है, और कम से कम इसको 4 एटलीस्ट, मोर देन एटलीस्ट 4 एजुकेशनल ग्रुप्स में इसको शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।